मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 56वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में समास के प्रकरण में अविभाव और तत्पुरुष का पीछे हो गया था। आगे बहुव्रीहि का चलेगा। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य सूत्र संख्या 19 उपपद सूत्र मत के सूत्र के बजाय पृष्ठ बोल दिया करो ना, जो अपनी पुस्तक चल रही है उसके आधार पर, उसमें ज्यादा सरलता रहेगी। क्योंकि पृष्ठ 120 पृष्ठ पर। आचार्य आपका वो रत्ना पब्लिकेशंस वही है हैं? पुस्तक? हाँ वही है। और अभी पता लग जाएगा 120 पृष्ठ पर पहला वार्तिक आ रहा है, निरादय, यही है ना? हाँ हाँ जी। ठीक है ठीक है। ये यहाँ अतिंग कहने का वो ज्ञापन निकला ना आचार्य? हाँ उपपदमतिंग एक सूत्र पर, उपपदमतिंग सूत्र पर अतिंग से ज्ञापन निकल रहा है। तो प्रश्न क्या है? कैसे निकला? इसी से ये गतिकारक उपपदानाम कृत इसी से निकला। देखो ऐसे निकला कि सुप सुपा की अनुवृत्ति आ रही है। तो सुप सुपा की जब अनुवृत्ति आ रही है और सूत्रकार ये कह रहे हैं कि तिंगंत के साथ समास नहीं होता। अतिंग का अर्थ यही तो है कि तिंगंत के साथ, यानी कि उपपद में यदि तिंग है, तिंगंत पद है, उसका समास नहीं होगा। तो तुरंत ही सामने वाला प्रश्न करेगा ना कि तिंगंत का प्राप्ति ही कब हो रहा है, आप निषेध जो कर रहे हो ये, जबकि सुबंत का सुबंत के साथ में आपने पहले से ही घोषणा कर रखी है, तो प्राप्त ही कब हो रहा है ये? तो निरर्थक ही तो हो गया। अब अगर कोई और उत्तर न बने तो फिर चुप ही तो रहना पड़ेगा, और चुप रहने का तात्पर्य है कि आपका अतिंग ग्रहण करना निरर्थक हो गया। और निरर्थक होते ही फिर ज्ञापन निकलता है। ये तो पता ही है, मैं कुछ भी निरर्थक नहीं है यहाँ पर। तो अब उससे ज्ञापन ये निकला, ज्ञापन निकलेगा, यही निकला कि तिंगंत के साथ भी होता है। और तो कोई ज्ञापन है ही नहीं, यही ज्ञापन है यहाँ पर। तो अब कहाँ कहाँ ये मानेंगे हम? तो व्याख्याकारों ने स्पष्ट करके बोला है कि ये जो दो सूत्र हैं, ठीक है ना, कुगति प्रादय और अमयि वाव्ययेन। तो काशिका में जो पंक्ति लिखी है कि एतत् ज्ञापयति एतयोर योगयोः सुप सुपायति न संबध्यते, ठीक है ना इनका। और उपपदमति, हाँ ये दो सूत्र, इनमें सुप और सुपा का संबंध नहीं लगाया जाएगा। अब ज्ञापन निकल के हमेशा दो परिणाम निकलते हैं, दो लाभ होते हैं। एक तो सूत्र में आया हुआ पद चरितार्थ हो जाता है, एक तो ये लाभ होता है। और वो तो सर्वत्र ही होगा ऐसा, जब भी ज्ञापन निकलेगा तो स्वयं में तो चरितार्थ हो ही गया वो पद, लेकिन अन्यत्र प्रभाव जो पड़ता है उसका वो भी दिखाया जाता है। तो अन्यत्र ये तो स्पष्ट हो ही गया कि तिंगंत का तिंगंत के साथ होता है। अब इसी मान्यता को, इसी धारणा को लेते हुए ये परिभाषा भी एक सामने आ रही है। परिभाषाकार के मस्तिष्क में ये बात पहले से निहित है कि अतिंगंत का भी समास हो जाता है, ठीक है ना, उसका नहीं, तिंगंत का भी समास हो जाता है। अब परिभाषा का अर्थ करो कि गति, कारक और उपपद, इनका जब कृदंत के साथ समास होता है, ये कोई परिभाषाएं जितनी भी होती हैं, इसमें एक बात और जोड़ लेना सदा के लिए कि ये सारी परिभाषाएं प्रायिक होती हैं। इनको इनको केवल शब्द सिद्धि की दृष्टि से शब्द साधु बन जाए, उस दृष्टि से परिभाषाओं का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम उसको पूर्ण रूप से लागू करें और फिर अपशब्द में भी घटाने लगें, क्योंकि ऐसे बनने लगेंगे।
तो हमेशा प्रायिक होती हैं परिभाषाएं ये। तो जहां जहां आवश्यकता है वहां सुप की उत्पत्ति से पूर्व ही समास कहने की बात ये परिभाषा कह रही है कि गति, कारक और उपपद इनका जब कृदंत के साथ समास करेंगे तो वहां पर, अब क्योंकि सुबंत का सुबंत के साथ वाली बात थी पहले, अब वो तो हट गई। अब हट गई तो फिर बिना सुप के भी तो समास कर सकते हैं। तो कहा कि हाँ, इनके साथ कर लो आप। गति, कारक और उपपद का कृदंत के साथ समास करते समय कृदंत के आगे आप सुप बिना लाए पहले ही समास करेंगे। अब लाभ क्या हुआ उससे कि अश्वेन क्रीता, स्त्रीलिंग में कोई वस्तु है जो कि अश्व से हमने खरीदी है। भाई गाय ले ली मान लो अश्व दे करके, तो अश्वेन क्रीता ये इसका विग्रह हो गया। अब यहाँ पर क्रीत शब्द, हम प्रक्रिया तो यही अपनाएंगे, अगर ये नियम न होता तिङंत का भी के साथ भी हो जाता है या सुबंत का सुबंत के साथ नहीं होता, जब इस बात को हम मानेंगे तभी तो ये परिभाषा लग पाएगी। अगर सुबंत का सुबंत के साथ ही होता, ये नियम होता, तो ये परिभाषा काम कर जाएगी। अब कि आप सुप की उत्पत्ति से पहले कर ही कैसे लोगे, जबकि सुप तो लाना अनिवार्य है। तो कहा नहीं, वो तो बात सिद्ध हो गई है कि सुबंत का सुप सुपा का संबंध यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तिङंत के साथ करना है या ये मत लेना, अभी केवल इतनी बात ध्यान रखनी है कि सुप सुपा का संबंध नहीं है बस। तो सुप सुपा का संबंध नहीं है तो अश्व, वैसे क्या करते हैं हम कि अश्व टा और क्रीत, अब क्रीत के आगे सुई तो लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन विग्रह कैसे किया हमने, क्रीता। तो अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि क्रीत के आगे सु लाएंगे या पहले टाप प्रत्यय करेंगे। ये दो बातें सामने आई हैं। सुबंत करना है ये तो ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन पहले टाप ही तो आएगा। टाप अंतरंग है और सुप बहिरंग है। तो टाप जब करेंगे तो पहले बन जाएगा क्रीता। अब इसके आगे सु लाएंगे, अश्वटा क्रीता सु। अब ये बन जाएगा अश्वकृति, नहीं बनेगा। टाप लिया आपने, पहले अश्वकृता ही बनेगा फिर। अच्छा, अब ये बात स्पष्ट हो गई कि सुप सुपा का संबंध यहाँ नहीं है। तो क्या किया कि बिना सुप लाए, बिना सुप लाए और समास कर लिया हमने। अब बिना सुप लाए समास करेंगे तो टाप की भी नहीं आवश्यकता। ठीक है ना। क्रीत के साथ समास हो गया। अश्वटा, अश्व के पहले, अश्व के आगे भले ही सुप को ले आओ, उसमें आपत्ति नहीं हो रही। यहाँ पर हमें जितना उद्देश्य दिखाना है उतना ही दिखाएंगे। तो अश्वटा और क्रीत जो का त्यों है, समास हो गया, अश्वकृत बन गया। लेकिन हमारा अभिधेय तो स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग में क्या प्रत्यय आ सकता है, ठीक है ना। क्या अब भी टाप आएगा, तो का नहीं। अब यहाँ पर जो क्रीतात्करण पूर्वा सूत्र है वो लगने लगेगा, क्योंकि करण, करण पूर्व में है अश्विन, ठीक है ना। साधन जो है वो पूर्व में है यहाँ पर। तो ऐसी अवस्था में क्रीतात्करण पूर्वा से ङीश होगा। अब अंतर पड़ गया नहीं। वैसे बनता सुप लाते तो अश्वक्रीता, अब बना है अश्वकृति, और ये शुद्ध है, शुद्ध बनाना उद्देश्य है परिभाषा का। ऐसे ही धनकृति। तो अगर हम ये देखें कि पीछे तो कहा था कि तिङंत के साथ भी जाता है, यहाँ तिङंत घटाने लगे तो उलझन आती रहेगी। हमें केवल शुभ सुपा को हटाना था बस, ठीक है ना। शुभ सुपा को हटाना था, वो हटा दिया हमने। अच्छा, अब रही बात कि वहां जो उदाहरण दिया था कि अतिंगिति किम, जो सूत्र का पदकृत्य है अतिंगिति किम, तो वहां जब क्योंकि स्पष्ट हो गया है कि शुभ सुपा का संबंध नहीं है और तिङंत का भी समास हो जाता है, तो उस अवस्था में जब अतिंग नहीं कहेंगे तो तिङंत का भी समास होने लगेगा। और तिङंत का समास होने लगेगा तो ब्रजति तिङंत का आहारकः के साथ में समास होने लगेगा। ठीक है ना। क्योंकि उपपद है ना वहां पर, ये ब्रजति क्रिया उपपद में है और सूत्र कह रहा है उपपदम। उपपद का समास होता है दूसरे शब्द के साथ में, समर्थ शब्द के साथ में, और वो शब्द कौन सा है, आहारकः। ठीक है ना, इसके साथ में समास होने लगेगा। तो इसलिए वहां पर अतिंग पढ़ा है तो ये पता चलता है कि तिङंत के साथ भी हो जाता है, तो फिर वो कहाँ
वो वो तो ज्ञापन से निकाल लिया हमने, वो तो ज्ञापन से निकाल लिया। इनके पाणिनि के भावना को स्पष्ट पहले हमने समझ लिया कि वो तिङंतों के साथ भी समास करने की छूट दे रहे हैं। दे रहे हैं तो रोक लगानी पड़ेगी ना फिर हमें। तिङंत के साथ भी समास करने की छूट दे रहे हैं, ये पता लग गया। पहले पता लग गया तो अब अतिंग शब्द यहाँ सार्थक हो रहा है कि तिङंत के साथ में छूट तो मिल गई है आपको, लेकिन करना नहीं है। अब देखो कहाँ का प्रयोजन कहाँ जाकर के सिद्ध हो रहा है। यहाँ तिङंत के साथ भी समास होता है, ये बात स्पष्ट हुई, लेकिन करके दिखाओ कहीं पर कि नहीं नहीं करना नहीं है, होता है, ये छूट मिल गई। लाभ क्या हुआ वहां पर? वो अश्वकृति में जाके लाभ हुआ कि सुप नहीं लाए वहां। देखो अभी स्पष्टता क्या आई थी कि तिङंत के साथ भी समास हो जाता है, यही तो कह रहे थे हम इतनी देर से। तो हुआ है कहीं? लेकिन उपपद के साथ ही निषेध किया ना, है उपपद के साथ ही निषेध किया ना। नहीं, उपपद के साथ में तो कुंभकार नगर कार्य में हो ही गया, यहाँ तो हो गया ना। और जहां तिङंत का प्राप्त हो रहा है वहां तिंग कहकर के निषेध हो गया। तिङंत के साथ हुआ कहां पर फिर? वो उदाहरण दो मुझे। तो पीछे के सूत्र से हो जाएगा सुगति प्रादय, क्योंकि वहां भी तो शुभ सभा को हटाया गया है। तो और ज्यादा विशेष चर्चाएं फिर महाभाष्य में भी आएंगी। अभी हमने इतना यहाँ पर समझ लिया है कि यहाँ जो अतिंग ग्रहण से ज्ञापन निकला उसमें अश्वकृति धनकृति ये उदाहरण बन गए, और जो अतिव्याप्ति हो रही थी आहार को व्रजति में, उसका अतिंग क्योंकि निषेध कर ही दिया है तो यहाँ कोई समस्या आने वाली है नहीं। और बिना सुख के समास करने से अश्वकृति धनकृति ये भी बन गई। और एक कल जो चर्चा हो रही थी कौन से शब्द पर, कल क्या विषय चला, हाँ तक्षकः सर्पः, उसको एक बार और देखो, थोड़ा और गहराई से बताते हैं कुछ बातें उसमें। कौन सा पृष्ठ है? 79 79 नहीं, क्या सूत्र बोल रहे? 79 पेज नंबर कितना? 79 79 पृष्ठ है ही नहीं इसमें कोई भी। हम तो 100 से ऊपर चल रहे हैं, 79 कैसे जाएगा? पीछे को? अच्छा हाँ ठीक है, पहले बाद में था वो, तो उसमें आ सकता है। तो उसमें पद्मंजरी की ही पंक्तियों को हम दोबारा देखते हैं। देखो बात हो रही थी तक्षकः सर्पः और लोहितस् तक्षकः, इन दो उदाहरणों पर। तो पहले हम सूत्र को ही देख लेते हैं ऐसे ही कि विशेषणम विशेष्यण बहुलम। इसमें यदि हम कल्पना करके देखो कि या तो विशेषणम बोल दें अथवा विशेष्यण बोल दें, क्या दोनों में से एक बोल करके कार्य पूरा हो सकता है? हमने केवल विशेष्यण बोल दिया, तो संबंधी वाचक जो शब्द होते हैं जो बिना संबंध के जिनका प्रयोग बनता ही नहीं, तो जब उन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे तो जो उसका संबंधी है वो तो आ ही जाना होता है, ठीक है ना, वो तो आ ही जाएगा। तो जब विशेषण बोल दिया तो विशेषण आ ही जाएगा। अब उल्टा कर दो कि हमने विशेषणम बोल दिया, विशेषण नहीं बोला। अब भी वही बात घट जाएगी कि विशेषण यदि है तो किसका विशेषण है, प्रश्न उठेगा। और जिसका विशेषण है विशेष्य ही तो होगा, वो भी आ जाएगा। कुछ ही बोलते हैं दोनों में से। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इन पंक्तियों को देखो कि पहले तो विशेषण पर प्रश्न उठाया, तो तुरंत ही पूर्व पक्षी कह रहा है कि विशेष्य शब्दस्य संबंधी शब्दत्वादेव विशेषणम इति लप्स्यते, वो तो प्राप्त हो ही जाएगा। इति प्रश्न, ये प्रश्न अंदर रखते हुए पूर्व पक्षी का कहना था कि विशेषणम इति किम, ये क्यों कहा। अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि तक्षकः सर्पः इति। तो यहाँ अब तक्षकः सर्पः कहकर के सिद्धांति ने स्पष्ट नहीं किया इसको,
उसने कहा कि इसलिए हमने पढ़ा है विशेषण। तो पूर्व पक्षी ने उसकी भावना को समझ लिया, तो वो तुरंत ही कह रहा है कि यहाँ भी तो तक्षक विशेषण ही है, तो सर्प कहने से विशेषण का, संबंधी का बोध हो ही जाएगा। यही तो बात उसने कही थी कि संबंधी शब्दत्वादेव विशेषणम इति लप्स्यते। तो सर्प आपने कहा, अब ये सर्प को क्या मान के चल रहा है? विशेष्य, विशेष्य मान के चल रहा है ये। और कि तक्षक का बोध स्वयं हो जाएगा कि ननु तक्षक शब्दोपि विशेषणम भवत्येव। तो ये तो आपका उत्तर गलत हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर सिद्धांति उत्तर दे रहा है, ये सिद्धांत पक्ष है। अब जो उत्तर आएगा उसमें कि एवं मन्यते, यहां ये रहस्य छिपा हुआ है। क्या? कि विशेष्य शब्दस्य संबंधी शब्दत्वादेव, ये पूर्व पक्षी की बात को मान रहा है वो, कि विशेष्य शब्दस्य संबंधी शब्दत्वादेव पूर्व पदस्य विशेषणत्वे लब्धे। बात मान ली हमने कि विशेषण तो प्राप्त हो ही जाएगा, पुनर्विशेषण ग्रहणम। अब यहाँ ये भी बात ध्यान में रखनी है कि ये तो बात सिद्धांति ने मान ही ली कि विशेष्य शब्द संबंधी शब्द है, और संबंधी शब्द होने से विशेषण का, विशेषण की उपलब्धि हो ही जाएगी। तो फिर व्यर्थ ही तो हो गया, विशेषण ग्रहण करना व्यर्थ ही तो हुआ, और व्यर्थ कुछ होता नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो विशेषण ग्रहण किया गया है, तो अब यहाँ पर जो है ये मुख्य जो शब्द है ये ध्यान देने योग्य है कि पुनर्विशेषण ग्रहणम उत्तर पदस्य विशेषणत्व प्रतिपत्त्यर्थ। क्या समझ में आया? कि फिर भी विशेषण सूत्र में ग्रहण किया गया है। तो पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये समास वहां करना है जहां उत्तर पद भी विशेषण बन सकता है, उसमें सामर्थ्य है बनने की। अब इसको हम साधारण भाषा में कहें तो यूं कह सकते हैं कि जहां विशेषण विशेष्य पलट दें तब भी कोई आपत्ति नहीं है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें कि गाय काली है, या पहले बोलो काली गाय, ये तो साधारण सा शब्द हो गया काली गाय, तो काली विशेषण हो गया गाय का। क्या हम इसको बदल भी सकते हैं? गाय काली है और कहीं भी व्यभिचार नहीं होगा। देखो काली गाय है, काली विशेषण है ना, विशेषण भेदक होता है, तो हमें ये बताना पड़ेगा ना गाय किसी और रंग की भी होती है। काली ने छांट लिया उसको। अच्छा, अब हमने कहा गाय काली है, तो गाय काली है कहने से काले पदार्थ और भी होते हैं, काले पदार्थ और भी होते हैं। यहाँ गाय को काला बताया जा रहा है, तो दोनों में परस्पर में परिवर्तन करके देख लिया हमने, ठीक है ना, और दोनों सार्थक हो गए। तो जहां विशेषण विशेष्य बन जाए, विशेषण विशेष्य बन जाए, ऐसे जहां दोनों पद परस्पर परिवर्तित करके भी और वाक्य सार्थक हो जाता है, ऐसे उदाहरणों में ये सूत्र समास करेगा। अब इसका उल्टा हम क्या बोले अब, कि जहां पर विशेषण विशेषण ही रहेगा और विशेष्य विशेष्य ही रहेगा, वहां ये समास नहीं करेगा फिर। अब यहां यही स्थिति है कि तक्षकः सर्पः, हमें ये पता है पहले से तक्षक क्या है, एक सर्प की प्रजाति है, ठीक है ना, ये मानते हुए चल रहे हैं अभी। और फिर कहा कि पहले देखो सर्पः बोला हमने, ठीक है ना, पहले बोला हमने सर्पः। अब सर्प तो तक्षक से भिन्न और भी होते हैं, तक्षक प्रजाति से भिन्न और भी सर्प होते हैं। तो तक्षकः यहाँ विशेषण सार्थक बन रहा है कि नहीं? यहाँ सार्थक बन रहा है, यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है कि कौन सा सर्प, कि तक्षक प्रजाति का सर्प। तो तक्षकः सर्प ये सार्थक हो गया। लेकिन अब पलट करके देखो इसको, अब पलटेंगे कैसे, तो जो इसको कैसे बोलेंगे अब कि सर्पः तक्षकः। अब यहाँ वही बात घटा के देखो, पहले हमने क्या कहा था कि सर्प तो और भी प्रजाति के होते हैं, तो तक्षकः सर्पः कह करके हमने उसको छांट लिया। लेकिन जब सर्पः तक्षकः कहा गया, तो क्या यहाँ कह सकते हैं हम कि तक्षक सर्प से अतिरिक्त और भी होते हैं? होते ही नहीं। तो ये जो सर्प शब्द प्रारंभ में लगा रहे हैं हम, ये क्या काम कर रहा है विशेषण का? बिल्कुल नहीं, यानी कि बदल नहीं पाया अब ये।
वहां तो हो गया काली गाय और गाय काली, यहाँ परिवर्तन नहीं हो पाया। तो अब यहाँ देखो फिर दोबारा कि पुनर्विशेषण ग्रहणम उत्तर पदस्य विशेषणत्व प्रतिपत्त्यर्थम। ठीक है ना। अब इसको और स्पष्ट किया इन्होंने कि विशेष्येण विशेषणम समस्यते। एक तो ये वाक्य बना, और दूसरा क्या स्पष्टता क्या के लिए क्या बोले कि तच्चेद विशेष्यम विशेषणमिति, वही विशेष्य विशेषण भी बन जाता हो तब। अब यहाँ क्या स्थिति है कि न च उत्तर पदम विशेषणम, उत्तर पद जो सर्प शब्द है यहाँ पर, इसको बदल करके यदि हम बोले सर्प तक्षक, तो वो सार्थक नहीं होगा। न च उत्तर पदम विशेषणम, क्यों कि तक्षकस्य सर्पत्व अव्यभिचारात्, तक्षक सर्प के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं, आप सर्प शब्द बोल ही क्यों रहे हो उसके साथ में विशेषण लगा करके। ठीक है ना, ये बात थी यहाँ पर। ये तो हो गया पहले वाले का। अब जो दूसरा जो था विशेषण इति किम, ऐसा ही प्रश्न वहां भी आएगा है, लोहित तक्षक में। तो यहां भी कह रहे हैं कि न अत्र तक्षको विशेष्य, यहां जो है ना लोहित तक्षक, वैसे तो वाक्य सार्थक है। सार्थक इसलिए है कि किसी पहली बार किसी को ज्ञान यदि कराया जाए तो वहां तो सार्थक हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये वाक्य वहां के लिए प्रयोग में है जिनको पता है पहले से। अब तक्षक सर्प की प्रजाति है, पता है हमें, और वो लाल रंग का ही होता है। तो जब लाल रंग का ही होता है, उसका व्यभिचार ही नहीं होता, तो तक्षक विशेषण यहाँ ये सार्थक रहेगा? नहीं रहेगा। और जब तक्षक विशेषण की भूमिका नहीं निभा रहा है, ये लोहित लोहित शब्द जब विशेषण की भूमिका नहीं निभा रहा है, तो तक्षक विशेष्य बनेगा फिर? अब जब विशेषण ही नहीं है तो विशेष्य किस बात का? तो वो देखो आगे कि नात्र तक्षको विशेष्यः तस्य लोहितत्वा व्यभिचारात्, वो लोहित रंग से आगे हटता ही नहीं, उसी में रहता है, वो तो उसी कलर का मिलता है। तो यदि एवं, यदि ऐसा है तो लोहितो विशेषणम न स्यात्, जब वो विशेष्य नहीं है तो ये विशेषण भी नहीं है। ठीक है ना। तस्यापि विशेष्यत्वापेक्षत्वात्, तस्यापि यानी कि वो जो शब्द है उसको विशेष्य की अपेक्षा होने से, उसको भी तो कोई विशेष्य चाहिए, ये स्वयं विशेषण नहीं बनेगा। अब यहाँ पर फिर प्रश्न ये उठेगा कि ये वाक्य बोल कैसे रहे हैं फिर? वाक्य प्रयोग में आता है, ये कहने का तात्पर्य लोहितस् तक्षकः वाक्य प्रयोग में आता है। तो ऐसे स्थलों पर एक मीमांसा का सिद्धांत है, मीमांसा का एक सिद्धांत है मीमांसा दर्शन का, और बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है ये कि पाठक क्रमाद अर्थ क्रमो बलीयान। इसको अंडरलाइन कर लो और ध्यान रखना इन ऐसे नियम के लिए कि जब भी हम कहीं पर भाषा में वाक्यों का अर्थ करते हैं तो वहां पर पाठक्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है। तो वहां अन्वय करते समय हम परिवर्तन करके अर्थ करते हैं। जैसे लोहितस् तक्षकः, यहाँ पर पाठक्रम तो दिया लोहित पहले तक्षक आगे, लेकिन अर्थक्रम क्या कह रहा है कि तक्षकः लोहितः। पहली बार किसी को ज्ञान कराया जा रहा है कि तक्षक लोहित होता है। तो ये है यहाँ पर। तो पाठक्रमाद अर्थक्रम बलियान तक्षको लोहिता इति पाठो द्रष्टव्यः, अत्र ही तक्षको विशेषणम भवति, वो विशेषण बन जाएगा। और लोहितत्वस्य तक्षकत्व व्यभिचारा, क्योंकि लोहित अर्थात लाल रंग किसी और वस्तु का भी हो सकता है, वो तक्षक से व्यभिचरित हो जाएगा। तो कहा यदि एवं, यदि ऐसा है कि पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है और यहाँ पर हम तक्षकः लोहितः ऐसे बोलेंगे, तो लोहितत्वस्य विशेष्यत्वम अपि स्यात्। जब आपने ये कहा कि तक्षकः लोहितः ऐसे कहा जाएगा और उस अवस्था में तक्षक विशेषण बन जाएगा, तो किसका बना विशेषण? लोहित का। तो लोहित विशेष्य नहीं हो गया? तक्षक यदि विशेषण है तो लोहित विशेष्य हो गया कि नहीं? तो कहा अस्त्यव तस्य विशेष्यत्व, हम ये नहीं कह रहे कि वो विशेष्य नहीं बनेगा, लेकिन दोनों पद परस्पर बदलें तब तो विशेष्य विशेषण नहीं हो पाएंगे कि पूर्व पदस्य तो विशेष्यत्व अभावात्, पूर्व पद विशेष्य नहीं बनेगा। इसलिए प्रत्युदाहरणत्वम,
इसलिए यहाँ पर ये प्रत्युदाहरण के रूप में रखा गया है। अब कहते हैं एवं च कृत्वा, यदि ऐसा हम ये सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरे पद कृत्य में भी, जैसे विशेषणमिति किम का उदाहरण है तक्षकः सर्पः, और विशेषण इति किम इसका भी उदाहरण वही बनेगा तक्षकः सर्पः। तो वही कह रहे हैं एवं च कृत्वा तक्षकः सर्पः इति एतदेव अस्मिन्नपि प्रश्ने प्रत्युदाहरणम भवति, यही बन जाएगा। कौन सी मान्यता को लेते हुए कि जहां विशेषण विशेष्य हो जाए, विशेष्य विशेषण हो जाए, तो ये बातें घटाने के लिए हम चाहें विशेषण इति किम कह के तक्षकः सर्पः बोलें या विशेष्यण इति किम कह करके तक्षकः सर्पः बोलें, दोनों में घट जाएगा नहीं एक ही प्रत्युदाहरण, क्योंकि ये तक्षकः सर्पः में परस्पर दोनों बदल नहीं पा रहे हैं। एक सदा ही विशेषण रहेगा, एक सदा ही विशेष्य रहेगा, ये तात्पर्य है। तो इस तरह से अब अंतिम निर्णय क्या निकला कि ये सूत्र वहां समास करता है जहां पर विशेष्य विशेषण परस्पर बदल जाते हैं। बस ये सीधी सी बात निकल के सामने आती है इसमें अंतिम रूप में। आचार्य जी, इसमें नीलोत्पलम, इसका जो उदाहरण है इसी सूत्र का, नीलोत्पलम मैं घटा के देख लो, सब में यही बात है, सब में यही बात घटेगी कि उत्पल कैसा है, नील है। अब बन गया नील विशेषण। अब इसको पलट दो, हमने उत्पल को पहले बोल दिया, तो किसी ने प्रश्न किया ये कैसा होता है, तो कहा उत्पलम नीलम, बदल गया कि नहीं। अच्छा, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर इस ये सूत्र करता क्या है, ये यहाँ पर प्रथमा किस में है, विशेषणम में। तो जब हम बदल देंगे तो पूर्व निपात का अंतर पड़ जाएगा कि नहीं। अब भले ही दोनों परस्पर बदल रहे हैं, लेकिन जब बदलेंगे तो वैसा ही पूर्व निपात होगा, फिर विशेषण का जो विशेषण बन रहा है वो पूर्व में आएगा, जो विशेष्य बन रहा है वो आगे आएगा। अरे बहुत से लोग व्यवहार में ऐसी बातें हम देखते हैं, हम घी लेने गए बाजार में, ठीक है ना, तो घी ही है, घी भैंस का भी होता है, बकरी का भी, किसी का भी ले लो, गाय का भी, सारे घी होते हैं। तो तुरंत ही दुकान वाला सभी प्रकार के घी बेच रहा है, हमने कहा घी दे दो, तो इतने इतने वाक्य से क्या वो संतुष्ट हो जाएगा। वो कहे घी तो मांग रहे, मेरे पास तो बहुत प्रकार के घी है, कौन सा घी चाहिए, तो हम कहेंगे गाय का। तो घी गाय का, अब गाय का क्या बना यहाँ पर, विशेषण ही तो बन रहा है एक प्रकार से, यानी घी की विशेषता गाय का बोलने से हो पाई, हमें पूरी तब समझ में आएगा उसके गाय का घी। तो गाय का घी बोलते हैं कि गाय का घी चाहिए। अब वो घी निकाल के दिखा रहा है, हम कह रहे हैं उंगली रख रख के पूछ रहे हैं ये किसका है, तो हम कहेंगे ये घी किसका है, तो क्या उत्तर आएगा, गाय का। तो कभी विशेषण और घी विशेष्य। अब कहा कि घी गाय का है, ये घी गाय का है, तो यहाँ पर घी की विशेषता कौन बता रहा है, अब बदल करके देख लिया ना हमने, वो गाय का शब्द बता रहा है, लेकिन यहाँ तक्षकः सर्पः बदल के देख लो, होगा ही नहीं, यहाँ नहीं हो पाएगा, वहां बदल सकते हैं। के ये 77 पेज पे अत्र हि नीलार्थो भ्रमरादि साधारण रूपेण प्रतिपन्न उत्पलार्थेन उत्पले 77 79 पृष्ठ पर 77 जहाँ थे पहले, हाँ, हाँ विशेषण क्या है यहाँ, तो वहाँ पहले ही पदमंजरी है, अत्र हि नीलार्थो भ्रमरादि साधारण रूपेण प्रतिपन्न उत्पलार्थेन उत्पले व्यवस्थापित। कौन से पैराग्राफ में, 79 पृष्ठ पर, अभी जो हमने पूरा पढ़ लिया इसके अंदर नहीं, इसके ये 79 पे 77 एक पेज 77 पर, अच्छा 77 में पतंजलि का, अच्छा ये छोटा सा है, ये 3 पंक्तियां। तो यहाँ क्या था, यथा नीलोत्पलम इति, तो पीछे से प्रकरण जो चल रहा है, देखो यहाँ भी पीछे की पंक्ति देखो कि यत्र पूर्वोत्तर पदयोर द्वयोरपि प्रत्येकम विशेषण विशेष्य भावः
वही बात आ रही है ना कि पूर्व और उत्तर पद दोनों में जहां पर विशेषण विशेष भाव हो जाता है, तत्रैव यथा स्यात्। उदाहरण दे दिया, यथा नीलोत्पलम। अत्र ही नीलार्थो भ्रमरादि साधारण रूपेण प्रतिपन्न, क्योंकि नील भ्रमर भी होते हैं और भी प्राणी हो सकते हैं, कीड़े। तो उत्पलार्थेन उत्पलार्थेन उत्पले व्यवस्थाप्यते। अब उस नील रंग को उत्पल में व्यवस्थापित किया जा रहा है। नील शब्द अब नीले रंग को उत्पल में व्यवस्थापित कर रहा है। अच्छा, क्यों? ये नीला रंग अन्यत्र भी प्राप्त होता है, ये भ्रमरादि हाँ, साधारण भ्रमर आदि में। भ्रमर में नील भी भ्रमर होते हैं। नील का, हाँ होते नहीं, भ्रमर कैसे होते हैं? गहरा जो बैंगनी रंग होता है एक प्रकार से, वो नीला ही होता है। नीला भी, नीले का व्यवहार जो गहरे बैंगनी कलर के होते हैं उसको अलग से नहीं बोलते, वो नील से ही कहे जाते हैं। और नील के ही बहुत भेद बन जाते हैं, गहरा नीला, हल्का नीला, इस तरह से। तो ये बात हो गई। और उत्पलार्थ हो ही, और जो उत्पल है वो भी अन्य कलर का हो सकता है। उत्पल ले लिए, तो रक्तादि साधारण रूपे न प्रतिपन्न नीलार्थे न नीले व्यवस्थाप्यते। तो वो भी जो है नील कलर में उपस्थापित किया जा रहा है। इति भवति प्रत्येकम उभय भावः। दोनों में जो है ना, दोनों बन जाते हैं, विशेषण और विशेष्य। जो भी बात जो कही गई थी वो सारी यहाँ पर पहले भी इन्होंने दिखा दी है। चलो आगे देखते हैं। अब बहुव्रीहि समास चलेगा। तो सूत्र है आगे, शेषो बहुव्रीहि। हाँ, तो शेष शब्द सूत्र में आया तो वहीं से बात प्रारंभ की कि उपयुक्ताद अन्यः शेषः। ठीक है, जहां जहां अब शेष शब्द को ये देखें तो वैसे तो धातु शिश्लिरी भी है और शीर्ष धातु भी है जो कि चुरादी गण में आती है, लेकिन प्रायः जिस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं शेष शब्द का, वो चुरादी गण वाली का अर्थ निकलता है। क्योंकि वो जो है एक शिश्लिरी नहीं, एक धातु शिश भी आती है भुआदि गण में, वो हिंसा अर्थ में है संभवतः, वो हिंसा अर्थ में आती है, वो यहाँ नहीं घटेगा। तो चुरादी गण की धातु है वह शीर्ष असर्व उपयोगे, जहां हम किसी पदार्थ का पूरा पूरा प्रयोग नहीं करते, कुछ बच जाता है, वही शेष कहलाता है। तो यहाँ क्या है शेष? तो कहा उपयुक्ताद अन्यः शेषः। ठीक है, आपने अलग अलग अर्थों में अलग अलग विभक्तियों से समास कहे हैं। इसको कुछ लोग ऐसे भी ले लेते हैं कि पीछे जो समास किए गए हैं तत्पुरुष में प्रायः करके, तो ये जो सुपों के त्रिक बन जाते हैं, ठीक है ना, प्रथम त्रिक, द्वितीय त्रिक, तृतीय त्रिक, तो कितने कितनों का कौन कौन से त्रिक का समास हो गया? द्वितीय त्रिक से प्रारंभ हुआ था, है ना, द्वितीय त्रिक, तृतीय, चतुर्थ, पंचम है, और षष्ठ भी आ ही गया षष्ठी सूत्र से, और सप्तमी का हो गया। प्रथमा का त्रिक आया था कहीं? उसको मत देखना कि प्रातिपदिक अर्थ लिंग प्रमाण, वहां कोई त्रिक का नाम लेकर के नहीं कहा जा रहा है। और हम जब बहुव्रीहि समास करते हैं तो कैसे विग्रह करते हैं? चित्रा गावः यस्य, कौन सा त्रिक है ये? प्रथमा का ही तो है। तो एक तो ऐसे भी अर्थ कर लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन हमें कुछ अन्य अर्थ में भी करना होता है बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण तो यहाँ भी होता है लेकिन वो उत्तर पदार्थ प्रधान है, ये अन्य पदार्थ प्रधान है, बहुत अंतर आ गया। तभी तो सूत्र कह रहा है अन्य पदार्थ, ये आगे जो सूत्र आएगा समास का, अन्य पदार्थ है नहीं, क्यों कहने की बड़ी आवश्यकता? अगर समानाधिकरण वाली बात ही ले लें हम, या प्रथम त्रिक को ही ले लें, तो फिर अन्य पदार्थ की आवश्यकता ही क्या है कहने की? वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रथमा वाले त्रिक में हम पीछे भी समास कर ले आए, समानाधिकरण में और भी समास कर आए हैं, इसलिए अन्य पदार्थ है। तो इस तरह से ये जो कहा इन्होंने शेषः, तो उपयुक्ताद अन्यः शेषः, पीछे की सारी बातें हम ले सकते हैं
कि जहां जहां जिन जिन पदों को लेकर के जिन जिन अर्थों में समास किए गए हैं, उनसे अतिरिक्त जो भी शेष रह गया है वो सारा यहाँ पर लिया जाएगा। तो शेषः समासो बभ्री संज्ञा भवति, संज्ञा सूत्र हो गया। ये समास नहीं कर रहा है, ये केवल संज्ञा सूत्र है। अब स्वयं ही प्रश्न उठा रहे हैं, कश्च शेषः, कौन है शेष? कहा यत्र अन्यः समासो नोक्तः, जहां अन्य समास नहीं कहा गया है। अब जैसे अगला सूत्र आएगा, समास तो वो करेगा ना मुख्य रूप से, तो उसको ध्यान में रखते हुए, हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि वक्षति अनेकम अन्य पदार्थे। अब जब अन्य पदार्थ वाली बात आई तो अन्य पदार्थ में तो समास पीछे भी कह दिया गया है। किस सूत्र से? अरे तत्पुरुष से पहले वाला सूत्र, तत्पुरुष से अभिभाव का अंतिम सूत्र, अन्य पदार्थ से संज्ञायाम। तो फिर वो शेष है या नहीं है? वो तो नहीं है शेष, वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। ये अन्य पदार्थ लेगा लेकिन शेष, तो शेष अन्य पदार्थ है कौन है? जैसे चित्रा गाव यस्य, क्योंकि संज्ञा थोड़ी है कोई है। और वो क्या था? अन्य पदार्थ है च संज्ञायाम। तो संज्ञा से भिन्न जहां अन्य पदार्थ आएगा वो इसके लिए शेष बन गया। ठीक है, उपयुक्ता अन्य शेष, ये जो बात कही थी। तो यत्र अन्य समासो नोक्तः, जहां अन्य समास नहीं कहा है, किस अर्थ में? अन्य पदार्थ में, वो यहां पर शेष हो गया। तो चित्रगुहु, शबलगुहु, कृष्णोत्तरा संगः, ये इसके उदाहरण बन जाएंगे अगले सूत्र के। अब यदि शेष नहीं कहेंगे यहां पर तो फिर वही बात आ गई अन्य पदार्थ संज्ञायाम वाली, वहां भी प्राप्त होगा ये शेषयति किम, कि उन्मत्त गंगम लोहित गंगम। यही तो उदाहरण थे उसके, यही तो उदाहरण थे। तो यहां भी बाधा डालेगा ये, फिर संघर्ष होगा और पर वाला सूत्र जीतेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है वहां बाधा ना आए, इसलिए शेष ग्रहण कर दिया गया है स्पष्टता के लिए। अब कोई ये कह सकता है कि फिर वो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, ऐसे कह करके समाधान तो कर सकते हैं कोई ना कोई। तो ऐसे स्थलों पर फिर वही होता है कि स्पष्टता के लिए, ठीक है ना, ये सारी माथापच्ची न करनी पड़े इतनी। बहुव्रीहि प्रदेशा न बहुव्रीहि इत्येवम् आदेगा। तो ये तो हो गया सामान्य संज्ञा सूत्र। अब ये मुख्य सूत्र आता है बहुव्रीहि समास का। और हम ये भी देखते हैं कि भाषा के अंदर यदि मात्रा की दृष्टि से देखें चारों समासों में, तो सबसे अधिक समास जो उपलब्ध होता है वो बहुव्रीहि ही होता है। बहुव्रीहि का बहुत प्रयोग होता है और उसका ये मुख्य सूत्र है, अनेकम अन्य पदार्थ है। अब यहां अनेकम जब शब्द कहा गया है तो क्या हम सुपा की अनुवृत्ति ला सकते हैं? जब अनेकम कहा गया और ये स्पष्ट है कि समास दो पदों से कम का तो होता नहीं, तो दो लेते हैं हम तब भी अनेकम ने बोल दिया, तीन लेते हैं दो से अधिक, तीन चार पांच जितने भी हैं उनको भी अनेकम ने बोल दिया। और अनेकम के साथ में हम सुप का संबंध जोड़ ही लेंगे, अनेकम सुबंतम। तो और समर्थ भी होने चाहिए परस्पर, वो बात भी स्पष्ट हो गई। तो सुपा की कहाँ है यहाँ आवश्यकता? वो परस्पर हो जाएगा फिर, अनेकम परस्परम समस्यते, तो सुपा की आवश्यकता यहाँ नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो अर्थ, अनेकम सुबंतम अन्य पदार्थे वर्तमानम सह समस्यते। सह का वही तात्पर्य है, परस्परम। बहुव्रीहिश्च समासो भवति। समस्यते में एक वचन है क्योंकि अनेकम में एक वचन है, तो अनेकम में एक वचन है तो एक को कहेगा या अनेक को कहेगा? भाई प्रश्न तो बनता है ना, अनेकम में एक वचन है तो ये अनेक को कहेगा एक को कहेगा? तो हमें शब्द के अर्थ को पकड़ना होता है। कहेगा तो एक को ही है, लेकिन अनेक का अर्थ क्या है? उस एकत्व को कहेगा। अनेक का अर्थ क्या है? एक से अधिक, तो एक से अधिक को कहेगा। अब एक से अधिक तो वो एक तो है नहीं, वो तो दो या तीन आगे ही तो जाएंगे, हम एक से आगे जाएंगे।
तो देखो कैसी विचित्रता है कि शब्द एक वचन में, अर्थ निकल रहा है एक से अधिक का। तो अब यहाँ पर स्पष्टता के लिए, और जो पीछे कहा था ना शेषो भवरी, शेष जो कहा था, तो प्रथमार्थम एकम वर्जयित्वा, अन्य पदार्थ की बात आ रही है कि अन्य पदार्थ में समास होता है, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ कहाँ घटेगा, तो कहा जहां पर अन्य पदार्थ प्रथमा विभक्ति में आ रहा होता है, या यूं कहें कि जो अतिरिक्त शब्द लाएंगे हम, इसमें प्रायः करके इदम शब्द का प्रयोग करते हैं या यद शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यस्य, येन, यस्मात्, यस्मिन, या अनेन, अस्मात्, अस्मयी, अस्मिन, ऐसे बोलते हैं नहीं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, इदम का प्रयोग या यत का प्रयोग। वहां प्रथमा का प्रयोग जो है वो नहीं होता है प्रायः, यह कह करके विग्रह नहीं करेंगे। जैसे चित्रा गावह, क्या, यदि हमने प्रथमा ही बोल दी तो जिन शब्दों को हम विग्रह में ला रहे हैं उनके साथ समानाधिकरण हो जाएगा उसका, फिर पूरा दोनों का तो है ही, लेकिन वहां भी वो दोनों पद उसी को पदार्थ को बोल रहे होंगे। लेकिन जब यस्य या यद शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो न तो वो चित्र है न गो है, कोई व्यक्ति है चित्रगु। तो यही इसमें वाक्य है कि प्रथमार्थम एकम वर्जयित्वा, एक प्रथमा के अर्थ को छोड़ दो, सर्वेषु विभक्ति अर्थेषु बहुरीर भवति, तो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य और यस्मिन, ठीक है ना। अब चाहे एक वचन बोला या द्विवचन या बहुवचन, बात अलग रही। अब उदाहरण भी इन्होंने उसी क्रम से दिए हैं, ठीक है ना। पहले द्वितीया का उदाहरण दिया कि प्राप्तम उदकम, देखो जो दो शब्द विग्रह में आ रहे हैं उनमें तो प्रथमा ही रहेगी सर्वत्र, लेकिन जो यत शब्द का प्रयोग करके जो शब्द का अर्थ हम अन्य पदार्थ के ला रहे हैं वो प्रथमा के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के अर्थों में आएगा। तो यम ग्रामम, ये द्वितीय आ गई। प्राप्तोदको ग्रामः, ऊढ़ रथो अनटवान, अब लगा लो इसमें, इसमें तृतीय आएगी। ऊढ़ो रथः येन, ठीक है ना। उपहृतः पशुः यस्मै, उद्धृता ओदना यस्याः, ठीक है ना। चित्रा गावः यस्य, विभक्तियां बदल नहीं है, नहीं सारी। वीराः पुरुषाः यस्मिन, ग्रामे, सारी व्यक्तियां आ गई। प्रथमार्थ हेतु न होती, प्रथमा में नहीं होगा। जैसे वृष्टः देवः, लाओ अन्य पदार्थ लाओ, आ जाएगा प्रथमा में। प्रथमा में लाएंगे तो ये वृष्ट और देव शब्द इन्हीं को तो इन्हीं के अवधेय को तो बोलेगा, फिर वो अन्य पदार्थ कहाँ बनेगा, वो प्रथमा में अन्य पदार्थ बनेगा ही नहीं। भाई वृष्टः देवः ऐसे कहा तो वृष्टः देवा में है प्रथमा, अब हम अन्य पदार्थ भी प्रथमा में लाएं तो आ जाएगा। वो तो प्रथमांत पद प्रथमा के अर्थ को ही तो बोलेंगे फिर, कि वृष्टः देवा इति, तो क्या बोलेंगे, बहुरी तो बन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ समास ही नहीं हुआ, नहीं हुआ तो वृष्टे देवे गतः, दोनों अलग अलग बोले जाएंगे। वर्षा होने पर चला गया, ठीक है ना। अब जो चला गया है वो तो वृष्ट था नहीं, न वो देव था, ठीक है ना। वृष्टे देवे गतः, वो कोई मनुष्य है जो वर्षा होने पर चला गया। तो यहाँ प्रथमा अर्थ होने के कारण से इनकी वृष्टः देवः, वर्षा हुई, ठीक है ना, और कोई चला गया। अब उसको हम प्रथमा के अर्थ में वृष्टः देवः का विधेय नहीं बना सकते, इस तरह से यहां समास नहीं हो पाएगा। अनेक ग्रहणम के, अब अनेक शब्द पर चर्चा हुई कि अनेक शब्द आपने क्यों कहा है, क्योंकि अनेक का तो अर्थ दो से अधिक भी होते हैं, तो का इसीलिए कहा है क्योंकि अब तक जो हम समास करते आए हैं अव्ययभाव और तत्पुरुष, ये कैसे थे दोनों, क्या कहीं पर तीन पद भी थे, नहीं, दो दो पदों का समास हुआ है। लेकिन अब जो दो समास रह गए बहुव्रीहि और द्वंद्व, तो ये अनेकम शब्द द्वंद्व में भी जाएगा
आचार्य जी वहाँ पे वहां भी जाए। तद्धितार्थ उत्तर पद समाहार थे, वहाँ पर उत्तर पद में किया था, वो भी जो पूर्व दो शब्द गलत, थे उसी का गलत समास। हो गया। किया तो दो ही शब्दों का है। हाँ हाँ किया तो दो ही शब्दों का है। एक तो निमित्त के रूप में है वो उत्तर पद में, वो समास का अंग नहीं है। और इसीलिए वहां दो समास बनते हैं, बहुव्रीहि भी है, तत्पुरुष भी है, दोनों है। तो बहुनाम अपि यथा स्यात्, इसलिए अनेक का ग्रहण किया है। अब इसमें जो उदाहरण इन्होंने दिखाए हैं, ये जो एक श्लोक के रूप में दिया है, इसमें उत्तरार्ध का पाठभेद मिलता है, और जैसा उत्तरार्ध यहाँ लिखा है वैसा ही जोड़ते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकल पाता इससे। जैसे इसका तो अर्थ हो गया सुसूक्ष्म जट केशेन। इसको यदि हम विग्रह के रूप में लें तो कितने पद बन रहे हैं इसमें? सु, सूक्ष्म, जटा और केश। यानी विग्रह यदि करें तो बनेगा, यानी कि सु के स्थान पर हम सुष्ठु रख देंगे अर्थ खोलने के लिए, तो सुष्ठु सूक्ष्माः जटाः केशाः यस्य, जिसके अच्छी प्रकार से सूक्ष्म जटा रूपी केश हैं, ऐसा कोई व्यक्ति। ठीक है ना, कोई सन्यासी ले सकते हैं। तो वो हो गया सुसूक्ष्म जट केश, उसका तृतीयांत है ये। अब आगे देखो, इनके चार शब्दों का बहुव्रीहि है ये। और दूसरा वाला कि सुगजाजिन वाससा, तो यहां भी सु की जगह रख दो सुष्ठु। और यहाँ पर गजाजिन को पहले अलग से जोड़ना पड़ेगा हमें, गज की अजिन, ये तो अलग अर्थ लेना पड़ेगा हमें। तत्पुरुष करके पहले गजाजिन को बना लिया, तो तीन पदों का होगा यहाँ। तो सुष्ठु गजाजिनम वासः, वो नपुंसक लिंग का वासस शब्द, या वासांसी कह दो बहुवचन में, यस्य। ठीक है ना, गज का अजिन जिसके वास हैं, ऐसा कोई सन्यासी आदि। तो ये तो तृतीयांत हो गए दोनों। अब अगले पद का यहाँ इस तरह से अर्थ नहीं होगा, लेकिन टिप्पणी में ये लिखा हुआ है इसमें कि उत्तरार्ध बालकांड, रामायण के बालकांड में उपलब्ध होता है, जहां यह है कि पुत्री पर्वत राजस्य पुतो हेतोर विवाहिता। दिख गया नीचे टिप्पणी में, ये रेवली वाली काशिका में, पीडीएफ फाइल में। तो अब इसको घटा के देखो कि पीछे जो तृतीयांत था, तो विवाहिता की दृष्टि से वो कर्ता में तृतीया है, विवाह कर दिया। किसके द्वारा किया गया? सुसूक्ष्म जट केश सुगजा जिन वास। ठीक है ना, ऐसे सन्यासी के द्वारा, किसी के द्वारा, क्योंकि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं सन्यासी जैसे ही लग रहे हैं, उनके द्वारा विवाह कर दिया गया। किसका? पर्वतराज की पुत्री का। ये कर्म में प्रथमा हो गई ना, पुत्री पर्वत राजस्य, पर्वतराज की पुत्री का विवाह किया। तो प्रश्न उठा कुतो हेतु, किस कारण से किया ये विवाह, उनके द्वारा किस कारण से विवाह किया गया। तो हमें इसके अर्थ पर नहीं जाना, ये तो मैंने उत्तरार्ध की थोड़ी संगति लगाई, वो ज्यादा लग रही है, और जैसा यहाँ पाठ मिल रहा है इसकी संगति तो नहीं लग पा रही है कि समंत क्षितिरंध्रण द्वयोर। मैंने का तात्पर्य दो या तीन या चार कितने भी शब्दों का, पदों का समास अनेकम कहने से हो जाता है। ये यहाँ इनको प्रयोजन दिखाना था। अब इसमें कुछ और भी वार्तिक दिए गए हैं जो आवश्यक भी हैं समझना। बहुव्रीहि समास का प्रकरण चल रहा है, तो ये वार्तिक भी सब आवश्यक ही हैं, एक प्रकार से सूत्र के रूप में भी हम ले सकते हैं इनको। तो एक तो यह है कि बहुव्रीहि समानाधिकरणानाम इति वक्तव्य। अब ये भी जो वक्तव्य वक्तव्य कह करके या इष्यते कह करके इष्टियां और उपसंख्यान आते हैं, या परिभाषाओं के रूप में भी हम कुछ वाक्यों को देखते हैं, तो मैंने पीछे भी कहा था कि ये सब प्रायिक होते हैं। जहां सामान्य अर्थ जो सूत्र से निकल रहा है, उसके विपरीत यदि हम ऐसे वाक्यों से कोई अर्थ निकालते हैं उपसंख्यान करके, इष्टि करके या परिभाषा के द्वारा, तो स्पष्ट वहां ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये सब प्रायिक होते हैं। अब यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि समानाधिकरणानाम इति वक्तव्यम, तो इससे क्या क्या निकल रहा है तात्पर्य अर्थापत्ति से, क्या निकल रहा है? ये तो क्योंकि
क्योंकि ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि व्यधिकरणों का भी हो सकता है। ये बात निकल आई नहीं निकल आई? व्यधिकरणों का भी हो सकता है ये बात, क्योंकि सूत्र में तो कोई निवृत्ति ऐसी आ नहीं रही है समानाधिकरण वाली, तो फिर कहना ही तो पड़ेगा, और कहना पड़ेगा तो व्यधिकरणों का भी होता है। तो व्यधिकरण बहुव्रीहि शब्द बहुत परिचित होगा ये। व्यधिकरण बहुव्रीहि भी बहुत होते हैं, लेकिन प्रायिक रूप में होते हैं वो। लेकिन सामान्य जो नियम है वो इस वार्तिक के द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि बहुव्रीहि समास समानाधिकरण शब्दों का ही होता है। व्यधिकरणानाम मा भूत, व्यधिकरणों का न हो जाए इसलिए ये वार्तिक बना दिया गया है, लेकिन व्यधिकरणों का होता है ये तो स्पष्ट हो ही गया, तो कहीं कहीं हो भी जाता है। अब देखो व्यधिकरणता कैसे दिखाई जा रही है। पंचभी, कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। तो पांच के द्वारा। अब ये पंच शब्द संख्येय को बोल रहा है, जिनकी पांच संख्या है वो कौन है? संख्येय। तो पंचभी का अधिकरण कौन हुआ? संख्येय। और भुक्तम, ठीक है ना, खा लिया। क्या खा लिया? भोजन। भोजन खा लिया, ये क्रिया को बोल रहा है भाव में, तो दोनों का अधिकरण अलग अलग हो गया। एक का भोजन ये खा लिया क्रिया अर्थ है, और एक का जो संख्या ये पांच व्यक्ति हैं ये उनको बोल रहा है। और अन्य पदार्थ कौन है? अस्य, इसका, ये अन्य पदार्थ है। तो अस्य को कहने के लिए, यानी कि जो जिसका भोजन खा लिया गया है उसको कहने के लिए पंच का और भुक्त का समास करके हम बोले हैं कि पंच भुक्त अयम। ये अर्थ निकल आएगा इससे कि ये जो व्यक्ति कैसा है? ये पंचभुक्त है। क्या अर्थ होगा? कि इसका भोजन पांच लोगों ने कर लिया है, तो पंचभुक्त से निकल रहा है अर्थ ये। तो ऐसे स्थलों पर लेकिन व्यधिकरण समास तो होते हैं, तो जहां होते हैं वहां ठीक है, ऐसे जहां भी आएंगे वहां चर्चा कर दी जाएगी उनकी, लेकिन सर्वत्र ऐसा नहीं होता। प्रायः ये समास समानाधिकरण पदों का होता है, और समानाधिकरण होंगे तो विभक्तियां भी दोनों में एक जैसी, वचन भी एक जैसा। पंचमी में बहुवचन है, भुक्तम में एक वचन है। पंचमी में तृतीया है, भुक्तम में प्रथमा है। ये हो गया व्यधिकरण। एक तो ये हो गया। दूसरा, अव्ययानाम च बहुव्रीहिर्वक्तव्यः। अव्ययों का भी बहुव्रीहि समास होता है। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि अव्ययों का बहुव्रीहि समास कहने की आवश्यकता ही क्या पड़ रही है? भाई सुबंतों का समास होता है, अनेकों का होता है, ये सब बात पीछे स्पष्ट हो चुकी है, समर्थों का होता है। लेकिन जब ये स्पष्ट हो गया कि समानाधिकरणों का होता है, तो अब जो अगला वार्तिक आ रहा है इसका तात्पर्य है इसमें कहीं समानाधिकरणता का अभाव दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसे उच्चैर मुखः, विग्रह कैसे करेंगे? उच्चैः मुखम यस्य। कोई आपत्ति दिखाई दे रही है विग्रह में? कुछ भी नहीं। लेकिन जरा गहराई से विचार करना, समानाधिकरण है ये। क्या उच्चैः शब्द मुख को बोल रहा है? देखो उच्चैः जो अव्यय है ना, ये अधिकरण प्रधान है। पीछे भी चर्चा हुई है, अधिकरण प्रधान अव्यय बहुत से होते हैं जैसे अंतर आदि। तो उच्चैः जो है ना ये अधिकरण प्रधान अव्यय है, इनके ऊपर के देश में, ऊपर के स्थान में, जैसे किसी ने ऊपर को मुख कर लिया तो वहां देश की दृष्टि से ही तो कहेंगे, देश की दृष्टि से, यानी ऊपर की ओर, ऊपर। तो ऊपर जो शब्द है ना, यहाँ देखो वैसे भी हम सप्तमी का अर्थ क्या करते हैं हिंदी में जब समझाते हैं कभी कभी सामान्य बच्चों के लिए, तो कारकों के अर्थ करते समय कि कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा है, और संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर ऊपर। कभी सुना है ये रटे हुए हैं मेरे लिए, ऐसे करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, या स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को संस्कृत का सामान्य ज्ञान कराने के लिए कि देखो ऐसे ऐसे विभक्तियों के अर्थ होते हैं। तो सप्तमी का अर्थ क्या करते हैं? मैं पर ऊपर। तो उच्च ही का अर्थ ऊपर ही तो है, और ऊपर में भी पर शब्द आ रहा है, ऊपरी पर आ गया नहीं। और केवल पर भी बोल देते हैं हिंदी में हम, जैसे वह कहाँ है, देवत्व कहाँ है,
कि देवदत्त घर पर है, आ गया पर, ये ऊपरी का ही तो पर शब्द है और यही अर्थ उच्चई का है यहाँ पर, तो अधिकरण प्रधान है ये। अब अधिकरण प्रधान है तो फिर मुख तो प्रथमांत हो गया, ये अधिकरण प्रधान हो गया, तो समान अधिकरण तो वैसे भी नहीं है। अव्ययों का समास कहना चाहिए कि तात्पर्य ये नहीं है कि अव्ययों की प्राप्ति नहीं हो रही है, प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन एक समानाधिकरण वाली चाबुक भी तो साथ में लगा दी गई है कि समानाधिकरण होने चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए फिर ये वार्तिक सार्थक हुआ कि अव्ययों का भी व्यधिकरण होते हुए भी समास हो जाता है। ऐसे ही नीचे ही शब्द, ये भी अधिकरण प्रधान है, तो चैर्मुख नीचैर्मुख। और देखो इसमें लिखा भी है, पद्मंजरी कार की एक पंक्ति छोटी सी है बिल्कुल, जो कि हमारे इस भाव को स्पष्ट कर रही है कि उच्चैसह, षष्ठी का एक वचन, उच्चैसह अधिकरण प्रधानत्वाद वैयधिकरण्याद वचनम। ये जो वार्तिक है ये वैयधिकरण्य होने से है, ये व्यधिकरणता यहाँ दिखाई दे रही है, वही बात नीचे ही में घटाएंगे। आगे, और इसको एक और तरह से भी दे सकते हैं व्यधिकरण में। अधिकरण प्रधान है, ये थोड़ा हमें गहराई से विचार करना होता है, लेकिन मुख क्या है, द्रव्य है एक, या अव्ययों की संज्ञा जहां की है चादेव सत्व आदि सूत्रों से, तो वहां असत्व शब्द को, इनकी सूत्र के शब्द को ही ले लें हम, कि मुख क्या है, सत्व, उच्चैस क्या है, असत्व। कैसे हो जाएगा समानाधिकरण? द्रव्य का विशेषण, इनके सत्व का विशेषण असत्ववाची शब्द कैसे बन जाएगा? बन सकता है? कभी नहीं। सत्व का विशेषण, सत्व की विशेषता बताई जा रही है, और शब्द कैसा है, असत्ववाची, तो असत्व धर्म सत्व में कैसे आ जाएगा? देखो, धर्म धर्मी का भाग होता है, उसी के अंदर रहता है, तो जब धर्मी द्रव्य है तो द्रव्य में रहने वाला ही कोई धर्म चाहिए हमें, ठीक है ना, द्रव्य में रहने वाला। अब उच्चैस धर्म क्या मुख में रह सकता है? मुख तो नीचे भी कर लेते हैं हम, दाएं बाएं कहीं भी कर लो, ऊपर नीचे जैसा भी है, लेकिन ऊपर शब्द उच्च ही अर्थात ऊपर, या नीचे ही नीचे, ये असत्ववाची शब्द हैं, तो सत्ववाची मुख शब्द के साथ में इनका समानाधिकरण नहीं हो सकता। और देखो वार्तिक अगला, सप्तम उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य। पहले इसके टुकड़े करो कि सप्तम उपमान पूर्व पदस्य, तो इसमें दो शब्द हैं, सप्तमी और उपमान, पूर्व पद को दोनों के साथ में जोड़ेंगे, तो सप्तमी क्योंकि विभक्ति है तो अंत शब्द जोड़ देंगे, सप्तम्यंत हो गया। और उपमान, उपमान वाचक अर्थ जोड़ेंगे, उपमान वाचक जो शब्द होते हैं, तो सप्तम्यंत पद और उपमानवाची कोई भी शब्द, ये जिसके पूर्व पद हैं, अब ये बहुरी समास होगा, ठीक है ना, सप्तम्यंतम उपमानवाची च पूर्व पदम यस्य, ये बहुरी समास हो गया। तो ऐसे शब्द का जिसके यानी ऐसा पद कोई जिसका पूर्व पद, तो इसका ये भी, इससे ये भी स्पष्टता हो रही है कि हम समास पहले एक कर चुके हैं, समास पहले कर चुके होंगे तभी तो कोई हम कह सकते हैं कि ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पूर्व पद शब्द का व्यवहार यदि करेंगे हम, तो इसका अर्थ है कि उसके साथ में एक उत्तर पद भी है, क्योंकि ये पूर्व पद साकांक्ष शब्द है, तो एक समास पहले हो चुका है, अब वहां बहुरी समास भी करना है हमें किसी और शब्द के साथ में। अब क्योंकि समास पहले हो चुका है और दो पद उसमें विद्यमान है, और एक तीसरा पद और लाएंगे हम समास करने के लिए, तो वार्तिककार कह रहा है कि यहाँ पर उत्तर पद को हटा देना, पहले वाले में जो दो पद हैं उनमें से उत्तर पद का लोप हो जाएगा, जो तीसरा पद बढ़ा करके लाएंगे हम वो रहेगा। हो गया स्पष्ट? तो सप्तम्यंतम यानी कि सप्तम्यंत और उपमानवाची
पूर्व पद है जिसका, ऐसे शब्द का समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है और उत्तर पद लोपस्य वक्तव्य है, उत्तर पद का लोप कर देना है। अब उदाहरण और स्पष्ट हो जाएगा। तो शब्द है हमारे पास में कंठे स्थित, यहां जो अलग अलग करके दिखा दिया ना विग्रह पूरा, ये अर्थ विग्रह है। अर्थ विग्रह उसे कहते हैं कि समास के पदों को लेकर के विग्रह नहीं करना, अर्थ को खोलते हुए विग्रह करना। और यदि हम समास के पदों को लेकर के विग्रह करेंगे तो क्या होगा विग्रह? कंठे स्थित एक शब्द बनेगा। ये यहाँ पर सप्तमी का आलोक हो गया है, ध्यान रखना। सप्तमी का यानी कंठे स्थित में सप्तमी शौंडही सूत्र का योग विभाग करके, सप्तमी को अलग करके शौंडही को अलग करके योग विभाग करके यहाँ पर समास कर लिया जाएगा। ठीक है ना, कंठे स्थित, और सप्तमी का आलोक हो जाएगा। तत्पुरुषी कृति बहुलम से कर लें या फिर उसका अलग अमूर्ध मस्तकात, अमूर्ध मस्तकात स्वांगादका में, इसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पाठ भेद भी मिलता है। पाठ भेद ये मिलता है कि स्थित और स्थः दोनों पाठ मिलते हैं। यानी कंठे स्थित, ये तो एक अर्थ खोलने के लिए कर दिया, और स्था धातु से का प्रत्यय करके कंठे स्थः कालः यस्य, कंठे स्थः। तो कंठे स्थः में अमूर्ध मस्तकात स्वांगादका में से विभक्ति का आलोक करेंगे। विभक्ति दोनों विद्यमान रहेगी, स्थितः बोले या स्थः बोले। तो ये तो अर्थ विग्रह हो गया। और वैसे समास के पदों का विग्रह होगा कंठे स्थितः कालः अस्य। अब यहाँ जो पूर्व शब्द है कंठे स्थितः, ये कैसा है कि सप्तम्यंत पूर्व पद में है इसके, है। अब काल शब्द के साथ में समास हुआ तो उत्तर पद यानी स्थित का लोप कर दो। तो क्या बचा? कंठे कालः। किसको कहा जाएगा? काल कंठ में आता है क्या? जो मृत्यु के निकट है, ठीक है ना, अंतिम श्वासें चल रही हैं जिसकी, उसे कहेंगे कंठे कालः। तो कोई वैद्य ही बता सकता है ये तो ढंग से, जिसको बहुत गंभीरता से परीक्षण करना आता हो। और ऐसे होते हैं वैद्य, डॉक्टर भी कभी कभी योग्य होते हैं, बता सकते हैं कि देखो भाई थोड़ा ही समय रह गया है। घर वालों से भी कह देते हैं कि जो भी इनकी इच्छा है पूरी करते रहो और इनकी सेवा करते रहो, कुछ ही समय शेष है, कुछ ही दिन शेष है। और सीधा डॉक्टर कहते हैं घर इनको ले जाओ। ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं कंठे काल। ऐसे ही उरसी लोमा, इसका विग्रह स्वयं कर लो। उरसी स्थानी लोमानी अस्य। ठीक है ना, ये तो हो गए सप्तम व्यंत के उदाहरण। अभी उपमान का तो रह गया ना। अब उपमान का उदाहरण, तो उपमान के उदाहरण में है उष्ट्र मुख। उष्ट्र हमें बनाना है उष्ट्र मुख, लेकिन ये जो विग्रह दिखाया है इन्होंने, ये वही है अर्थ विग्रह जिसको कहेंगे हम, कि उष्ट्रस्य मुखम इव मुखम यस्य, और ऐसे ही विग्रह करते हैं सदा। लेकिन प्रक्रिया की दृष्टि से हमें क्या मानना होगा कि उष्ट्र मुख शब्द पहले बना लेंगे और फिर दूसरे मुख शब्द के साथ में समास करेंगे। अब उष्ट्र मुख शब्द में हमें देखना है कि उष्ट्र मुख में हम क्या उष्ट्र को उपमानवाची कह सकते हैं? क्योंकि उष्ट्र मुख का समास कैसे करेंगे? उष्ट्रस्य मुखम, उष्ट्र मुखम, यही तो कहेंगे कि ऊंट का मुख। या अगर ऐसे बोलें, क्योंकि अगर ऊंट का मुख बोलेंगे तो ऊंट का मुख मुख है जिसका, हो जाएगा उष्ट्रस्य मुखम उष्ट। अब ऐसा कोई प्राणी लाओ जिसका ऊंट का मुख हो, तो ऊंट का मुख तो ऊंट का ही होगा ना किसी और का तो नहीं होगा। तो ये समास तो जमा नहीं, ठीक है ना, गले नहीं उतर रहा है। अब क्या करेंगे कि अब इसको ऐसे बोलेंगे उष्ट्रम इव मुखम। तो उष्ट्रम एवं मुखम, इसका क्या अर्थ होगा? ऊंट के समान मुख है। तो ऊंट के समान मुख कैसा होता है तो कहने का तात्पर्य ऊंट के मुख के अर्थ तो वही लेना है हमें। तो पहला जो उष्ट्र मुख शब्द है, यहाँ मुख अवयव तो है उसका,
उष्ट्र का, लेकिन अवयव होते हुए भी वो पूरे उष्ट्र शब्द को, उष्ट्र प्राणी को बोलते हुए, ठीक है ना, उसमें उसका व्यपदेश हो रहा है। और उपमा के, उपमान के रूप में उष्ट्र शब्द का यहाँ पर प्रयोग है। यानी उष्ट्र के समान, तो उष्ट्र के समान का तात्पर्य उष्ट्र पूरा शरीर नहीं लेना है हमें, केवल अवयव लेना है उसका। वो अवयव क्या है? वो है मुख उसका। तो उष्ट्र के मुख के समान, ये अर्थ निकालना है इससे। तो इस तरह से इस वाक्य में उष्ट्र मुख, इस शब्द में उष्ट्र शब्द उपमानवाची है, ठीक है ना। तो ऐसा जो उष्ट्र मुख शब्द है उसका अन्य मुख शब्द के साथ में समास करेंगे, और उष्ट्र मुख में जो उत्तर पद में मुख शब्द आ रहा है उसका लोप हो जाएगा। ऐसे ही खरमुखा हो जाएगा। अगला वार्तिक है समुदाय विकार षष्ठ्याश्च बहुव्रीहि उत्तर पद लोपश्च इति वक्तव्य। समुदाय और विकार, यहाँ दो शब्द हैं, जैसे पीछे थे सप्तमी और उपमान। तो समुदाय विकार, समुदाय में षष्ठी और विकार में षष्ठी, ऐसे षष्ठ्यंत शब्द का समास होता है। यहां भी उत्तर पद के लोप की बात आ रही है। इसका तात्पर्य है कि पहले हम यहाँ पर एक समास कर लेंगे, और जो समास करेंगे वहां पर षष्ठी जो आएगी उसमें वो समुदाय में होगी अथवा विकार में होगी। जैसे केशानाम संघातः, ये प्रथम समास किया जा रहा है। तो केश क्या है? समुदाय, बहुत से बालों का पूरा एक समुदाय कह लिया हमने। केशानाम बहुवचन आ रहा है ना, इसलिए केशानाम। तो षष्ठ्यंत शब्द हो गया ये, इनके समुदाय षष्ठ्यंत। तो केशानाम संघातः, केश संघातः, ये तो हो गया षष्ठी समास। अब इस शब्द का एक अन्य शब्द ला करके बहुरी समास करेंगे अन्य पदार्थ में, कि केश संघातः चूड़ा अस्य। केशों का संघात इन इस तरह से किया गया है सजावट के रूप में कि वो चूड़ा बन गई। तो केश संघात ही चूड़ा है जिसकी, ऐसा व्यक्ति उसे कहेंगे केश चूड़ा। अर्थात जो बड़े बड़े बाल रख लेते हैं पुरुषों में भी बहुत से, तो उसको पूरा कंघे से काट करके सही करके कंघी करके और फिर एक चूड़ा इनकी पूरा एक गोल गोल करके बांध लेते हैं ना ऊपर, तो उस तरह से उसे कहेंगे केश चूड़ा। तो ये समुदाय षष्ठ्यंत का उत्तर पद का लोप कर दिया गया और चूड़ शब्द के साथ में बहुरी समास हो गया। अब विकार अर्थ का उदाहरण देखो कि सुवर्णस्य विकारः, पहले ये समास करेंगे इतने का। तो सुवर्णस्य विकारः अर्थात अलंकारः, ये उसी को खोला है इन्होंने, अलंकार शब्द अतिरिक्त नहीं है कोई यहाँ पर, लेकिन अभी हमें केवल अलंकार के साथ में समास तो करना है बाद में। लेकिन ये अर्थ विग्रह है, पदों का विग्रह कैसे करेंगे कि सुवर्णस्य विकारः सुवर्ण विकारः, फिर सुवर्ण विकारः अलंकारः अस्य, ऐसे करके दो चरणों में। यहाँ एक ही बार में दिखा दिया है पूरा। तो सुवर्णस्य विकारः, यहाँ विकार देखो पीछे था समुदाय में षष्ठी, यहाँ है विकार से संबद्ध षष्ठी। षष्ठी तो आ रही है सुवर्णस्य में, लेकिन विकार को कहने के लिए है ये। और विकार क्या है? वो अलंकार है, उसको कहने के लिए षष्ठी है ये। षष्ठी विकारवाची में नहीं है, सुवर्ण कोई विकारवाची शब्द नहीं है, लेकिन विकार से संबद्ध षष्ठी है ये। विकार क्या है? जो अगला शब्द आ ही रहा है, सुवर्ण से विकार है, ये षष्ठी ऐसे लेना है हमें। तो यहाँ पर विकार शब्द का लोप हो गया, अलंकार रह गया सुवर्णालंकार। अब सुवर्णालंकार किसको कहा जाएगा? कि ऐसा कोई मनुष्य जो कि सोने से बने अलंकार को धारण किए हुए है, उसका स्वामी है। अगला वार्तिक भी बहुत प्रसिद्ध है ये, कि प्रादिभ्यो धातुजस्य उत्तर पदस्य लोपश्च वा बहुव्रीहिर वक्तव्य। यहां जो बात कही जा रही है कि ये जो प्रादि आते हैं प्रपरा प्रसम आदि, तो इनमें क्रियाओं के अर्थ छिपे हुए होते हैं बहुतों में, और उन क्रियाओं के अर्थों में से कौन सी क्रिया का अर्थ लेना है ये खोलने के लिए
हमें उस क्रियावाचक शब्द को भी दिखाना होता है, तभी तो अर्थ खुल पाएगा वो। तो जब उसको दिखाएंगे हम, तो उस अवस्था में फिर उसका प्रयोग भी होना चाहिए, कि नहीं प्रयोग नहीं करना, उसका लोप कर देना है। ठीक है ना, विग्रह में तो दिखाएंगे उसका, क्योंकि विग्रह में नहीं दिखाएंगे तो अर्थ कैसे खुलेगा शब्द का। इसलिए समास जितने भी होते हैं ना, उनका अर्थ बिना विग्रह किए नहीं खुल पाता है, विशेष करके बहुरी समास में। अब द्वंद्व में क्या 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 स्पष्टता लाएंगे हैं? देवदत्त यजदत्तो गच्छतः, क्या समास को विग्रह करके अर्थ खोलने की आवश्यकता है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, अन्य पदार्थ में पड़ती है आवश्यकता। इसीलिए मैंने कहा ना बहुरी बहुत मुख्य समास कहलाता है ये, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ है ना समास के पदों का, वो छिपा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो अन्य है। अब अन्य को पकड़ना बड़ा कठिन होता है भाई, जो सामने प्रत्यक्ष है उसको पकड़ लो, अब अन्य है उसको ढूंढते रहो भाई कहाँ है अन्य वो, तो विग्रह की आवश्यकता होती है। तैसे यहाँ पर भी प्रादियों का कौन सी क्रिया का अर्थ निकल रहा है उसमें, उसका वाचक शब्द विग्रह में लाना होगा। तो प्रादिभ्य धातुजस्य, धातुजस्य उत्तर पदस्य, धातु से उत्पन्न उत्तर पद आएगा प्रादियों के आगे, उसका लोप हो जाता है और विकल्प से बहुरी समास हो जाता है। इनके विकल्प से लोप हो जाता है उसका, और बहुरी समास तो होता ही है। इसका तात्पर्य है कि हम उस पद का प्रयोग कर भी सकते हैं जो उपसर्ग के अर्थ को खोल रहा है, ऐसा धातुज शब्द का प्रयोग कर भी सकते हैं। तो प्रपरण शब्द है ये। अब प्रपरण का अर्थ होता है जिसका पत्ता गिर गया है, तो यहां पर गिरना अर्थ कहां से ले लिया, अब उसे खोलना पड़ेगा। तो वो गिरना अर्थ प्र में ही छिपा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे कि शब्द प्रयोग करके। तो प्रपतितम, प्र का अर्थ पतित, ये अर्थ खोला गया। तो प्रपतितम पर्णम अस्य, अब यहां पतित का चाहे लोप कर दो अथवा प्रयोग करो, दोनों बातें बता दी गई। ऐसे ही प्रपतितम पलाशम अस्य, प्रपलाशः प्रपतित पलाशः, इसमें और जोड़ लेना अपनी पुस्तक में, प्रपतित पलाशः नहीं लिखा हुआ है, इसको जोड़ लेना, दोनों बन जाएंगे। ये हो गया। आगे देखो, नयोस्त्यर्थानाम बहुव्रीहिर्वा च उत्तर पद लोपश्च, उत्तर पद के लोप की बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अब यहां समास किसका करना है, हमें नए का करना है, ठीक है ना। और किसके साथ करना है, तो वो तो अन्य पदार्थ होगा ही कोई जिसके साथ करना है हमें। अन्य पदार्थ को कहने के लिए कोई शब्द लाया जाएगा। तो नयः अस्त्यर्थाना, अस्त्यर्थ का तात्पर्य है कि अस धातु का अर्थ है विद्यमानता, सत्ता। तो उस सत्ता को, उस अस्थि के अर्थ को कहने वाले जो भी शब्द आएंगे, ठीक है ना, उस अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए नयः अस्त्यर्थानाम बहुव्रीहि, उनका बहुव्रीहि करना है हमें। और उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य है, जो अस्थि अर्थ को कहने वाला जो उत्तर पद आएगा उसका लोप भी कर देना है। अब शब्द है अपुत्रः, तो अपुत्र में हमें दिख रहा है कि नए का समास हो गया है पुत्र शब्द के साथ में, लेकिन इतने से अर्थ क्या निकलेगा इसका। हम ये भी तो कह सकते हैं कि तत्पुरुष करके न पुत्र, पुत्र जो पुत्र नहीं है, अर्थात पिता है किसी का, या कोई और ही है, पुत्र नहीं है बस, ये भी तो अर्थ निकल सकता है। लेकिन बहुरी करके अर्थ कुछ और ही निकलेगा। तो उस अर्थ को खोलने के लिए हमें अस्त्यर्थक शब्द का प्रयोग करना है। वो कौन सा है, विद्यमान। विद्यमान शब्द को और लेकर के आए साथ में। अब विद्यमान शब्द को साथ में लाए हैं तो पहले हम एक समास और कर लेंगे ना। जहां जहां भी उत्तर पद के लोप की बात आती है वहां एक समास पहले से और दिखाना होता है। ये ठीक है कि व्यवहार हम प्राय दिखाते नहीं है, हम पूरा बहुरी एक साथ में कर देते हैं ऐसे, जैसे पीछे भी अनेकों शब्द हमने बनाए अभी। लेकिन यहाँ विद्यमान के साथ में नए समास करके न लोपो नए लगा करके सारे कार्य हो जाएंगे। अविद्यमान, इतना बना लिया हमने पहले, न विद्यमान अविद्यमान, ये तो हो गया नए तत्पुरुष। अब पुत्र के साथ में बहुरी समास करना, अविद्यमान है पुत्र यस्य। अब वार्तिक काल कह रहा है कि यहाँ विद्यमान को हटा दो, अब ये केवल रह गया अ, तो अपुत्र, ठीक है ना। वाह यहाँ भी कह दिया गया था, बहुव्रीहिर वाह,
तो वा का संबंध जोड़ेंगे उत्तर पद लोपश्च के साथ में, तो अविद्यमान पुत्रः विद्यमान का प्रयोग भी कर दिया गया। ऐसे ही अभार्यः अविद्यमान भार्यः। ठीक है, एक वार्तिक और रह गया इसमें अंत में कि शुभ अधिकारी, अधिकार किसका चल रहा है यहाँ पर, सुबंत का, सुबंत के साथ में, तो शुभ अधिकारे अस्ति क्षीरादि वचनम। अब यहाँ सुबंत के साथ वाली बात तो हटा दी गई थी वैसे भी, तो शुभ का तो अधिकार आ ही रहा है, तो इस शुभ के अधिकार में अस्ति क्षीरा, अस्ति क्षीरादि, ये जो कुछ शब्द हैं जिसमें पहला शब्द है अस्ति क्षीरा, ऐसे जो शब्द हैं इनको भी बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए, अर्थात इनको, इनका भी कथन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप शुभ का अधिकार ला रहे हैं, तो शुभ के अधिकार में तिङंत पद कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। ये वहां तो है नहीं, हम उपद मतिंग वाले प्रकरण में, वो तो 2 ही सूत्रों के लिए था ये तो बहुरी में चल रहे हैं अभी हम, इसलिए इस वार्तिक की आवश्यकता पड़ी है। तो अस्ति क्षीरा ब्राह्मणी, पहले शब्द का अर्थ समझो क्या है, कि ऐसी ब्राह्मणी जिसके पास दूध विद्यमान है। अस्ति क्षीरम यस्याह सा अस्ति क्षीरा ब्राह्मणी। तो पहला पद क्या है इसमें, अस्ति, दूसरा पद क्या है, क्षीर, तो पहला पद तिङंत, दूसरा पद सुबंत, यही तो मान करके वार्तिककार को वार्तिक बनाना पड़ा है। लेकिन यदि इस वार्तिक को हम हटा दें और इसको सिद्ध करना चाहें तो शुभ का अधिकार लाते हुए इसको सिद्ध कर सकते हैं या नहीं, क्या समझ में आता है। देखो, अस्ति निपातों में भी विभक्ति प्रतिरूपक निपात बहुत से दिखाए गए थे, तो विभक्ति प्रतिरूपक निपात यदि मान लें इसको, अस्ति शब्द को, अर्थ वही रहता है, अर्थ में अंतर नहीं आएगा। तो विभक्ति प्रतिरूपक निपात होते हुए भी विद्यमानता को तो कहेगा, ये जो अस्ति का अर्थ निकल रहा है वो तो कहेगा ही, जो तिङंत अस्ति का अर्थ है वही निपात अस्ति का भी अर्थ है। लेकिन निपात मानने से तिङंतता तो हट गई, और सुप ला करके हम अव्यादाप सुबह से लुक हो ही जाता है उसका, और सुप का अधिकार होते हुए भी समास हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आगे कह दिया अंत में कि अस्त्यादयो निपाता है, ये निपात हैं ही यहाँ पर। तो ये कह करके ना, अस्त्यादयो निपाता है, ये कह करके ये कहना चाह रहे हैं ये कि इस वार्तिक के बिना भी काम चल सकता है। हम तिङंत को ना माने, यहाँ पर तिङंत का समास नहीं कर रहे, हम निपात का समास कर रहे हैं, विभक्ति प्रतिरूपक निपात का, ठीक है। और एक सूत्र लेते हैं आगे, संख्या व्ययासन्ना दूराधिक संख्या संख्ये, ये यहां जिसके साथ समास करना है तृतीयांत पद, वो जो है उसका सुबंत के साथ में सुपा का संबंध जहां जोड़ेंगे वो तो शब्द है संख्या, और जिनका समास करना है, जिनका संबंध सुप के साथ जोड़ेंगे वो शब्द हैं अव्यय आसन्न अधूर अधिक संख्या। लेकिन जिस संख्या के साथ में समास करना है वो संख्या कैसी होनी चाहिए, तो उसका विशेषण है इसमें संख्येये, गिनने योग्य किसी वस्तु को कहने वाला ऐसा संख्यावाची शब्द हो। संख्यावाची शब्द स्वयं संख्या को नहीं कह रहा हो, जिसकी संख्या की जा रही है उसको कह रहा हो, उसे कहेंगे संख्येय। तो संख्येय या संख्या वर्तते तया सह अव्यय आसन्न अधूर अधिक संख्या समस्यन्ते बहुरीष्ट समासो भवति। एक एक करके उदाहरण दिखा दिए इन्होंने कि पहले है अव्यय का उदाहरण, तो अव्यय का उपदशाः, तो उपदशा में कैसे विग्रह करते हैं हम कि दशानाम समीपे, दश के जो समीप हैं, तो क्या हो सकते हैं वो, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। अब इसे आगे नहीं बढ़ेंगे और फिर ये शब्द जो है ना अपनी महत्ता को खो देगा कि ये क्या बात हुई आपकी, 2 संख्या की चीज है और आप कह रहे हो उपदशा, कि हमने यही तो कहा था कि 10 के निकट, 2 10 के निकट नहीं है क्या, कि नहीं दूर है, अरे दूर तो 100 है, 10 तो उसके निकट है ना, अपेक्षा की दृष्टि से देख लो कि 2 के निकट 10 है या 100 है,
तो ऐसे कुतर्क नहीं चलते, हमें शब्द की जो है ना महत्ता भी साथ में रखनी है। तो 9 या 11 यहां तक तो चल जाएगा, बल्कि 8 और 12 में भी थोड़ा कठिनाई पड़ेगी, है ना। कि इतना भी आपको पता नहीं है, 4 संख्याओं का डिफरेंस आ रहा है, फिर भी आप उपदशा बोल रहे हो उसको। इसका तात्पर्य है कि बताने वाले को कोई जानकारी नहीं है ढंग से। तो उपदशा दशानाम समीपे, ऐसे विग्रह यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ जो दश शब्द है, ठीक है ना, दश शब्द के साथ में समास करना है। और दश क्या है? संख्या। कैसी संख्या है ये दश संख्या दश संख्या को कह रही है या दश संख्या से युक्त किसी को कह रही है? बोलो, उपदशा किसको कहेंगे? संख्या केवल या संख्या, कोई गणने। 9 या 11 संख्या नहीं, अभी तो 9 या 11 वस्तुएं, कोई लगभग 9 या 11 वस्तुएं, लगभग 10 के लगभग कोई पदार्थ रखे हुए हैं, तो वो क्या हो गए? संख्येय। तो यहाँ पर समास करके, और बाकी प्रक्रिया तो पढ़ ही ली है सब, प्रथम वृत्ति में हम 10 प्रत्यय करते हैं ना समासांत पे, बहुरियहु संख्येय डज बहुगणात्, तो टी भाग का लोप होकर के उपदशा बन जाएगा, उपविंशाः। तो ये अव्यय का उदाहरण क्यों है? क्योंकि उप क्या है? ये अव्यय। अब आसन्न के साथ में जोड़ दो, आसन्न दशा है, इसका ही वही अर्थ होगा, दश के निकट, यानी कि 9 अथवा 11। आसन्न विंशाः 20 के निकट, तो 19 या 21। अदूरदशा, अर्थ वही निकल रहा है लगभग, 10 से ज्यादा दूर नहीं है, कौन? 9 या 11। अधिक दशा, अदूर विंशा 20 से दूर नहीं है, यानी कि 19 या 21। अधिक दशा, अब यहाँ पर कम वाली संख्या नहीं लेंगे। अब 10 से अधिक, तो स्पष्ट है कि 11 12 तक भी जा सकते हैं, और ज्यादा दूर तो सही नहीं है, संख्या ही बोलनी चाहिए फिर तो। ऐसे ही अधिक विंशा 21 22 के लगभग, ये सारे शब्द आ गए इसमें। अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, यहां तक हो गए। अब रह गया संख्या। अब इधर संख्या के साथ में, संख्या में वर्तमान संख्या के साथ में समास करना है, और पहला पद भी संख्यावाची हो, तो पहला पद भी संख्या लाना है और दूसरा भी, लेकिन पुनः संख्या ही चाहिए। अब द्वित्राह का अर्थ यहाँ पर 2 3 संख्या नहीं, 2 3 संख्या से युक्त। तो यहां विग्रह कैसे करते हैं? द्वौवा त्रयोवा, क्योंकि 2 3 का अर्थ क्या होता है? 4 5। 2 3 का अर्थ 2 3 ही होगा, 2 अथवा 3, एक चीज ले लेनी है कोई सी उसमें से। तो वाह कह करके बीच में डाल के विग्रह खोला जाता है कि द्वौवा त्रयोवा, तो द्वि और त्री का यहाँ पर समास कर दिया गया है। और यहाँ अच्छा जी, हाँ, द्विदशा, क्या चीज? द्विदशा, विदशा कहाँ रह गया? त्रिचतुरा, नहीं, वो तो आगे बोलूंगा मैं भी, आगे आएगा। तो द्वित्राह हो गया, ऐसे ही त्रिचतुरा हो गया, 3 अथवा 4, त्रयोवा चत्वारोवा, और द्विदशा। अब यहाँ देखो इसका अर्थ है क्या? 10 संख्या की कोई वस्तु, लेकिन वो 10 संख्या की नहीं है, वो 20 संख्या में है। तो 20 संख्या को उस तरह से न कह करके हमने 10 को दो कर दिया, दहाई दहाई करके 2 बार बोल दिया उसको। दो दहला, जैसे 20 का नोट है मान लो, तो 20 का नोट में अगर हम 2 भाग करें उसके, तो 10 10 के 2 भाग बन जाएंगे, नहीं फाड़ के मत करना, तो 2 भाग बन जाएंगे। तो यहाँ क्या है? वो 2 दहले हो गए एक प्रकार से, अर्थ तो वही निकलेगा उसका। क्योंकि यहाँ इसका अर्थ ये मत कर लेना कि 2 और 10, वो तो द्वंद्व समास हो जाएगा, फिर वो तो 12 हो जाएगा फिर, और 12 में द्विदशा नहीं बनेगा, क्या बनेगा? द्वादश, द्वौच दशच, करेंगे द्वंद्व नहीं करेंगे, 2 और 10 संख्याएं ऐसी तो बनती हैं सारी, ये
संख्या जो गिनती करते हैं संस्कृत में, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, जहां भी बोलेंगे तो कौन सा समास होता है इन सब में? द्वंद्व समास। वो एक अलग चीज हो गई। और यहाँ क्या है? द्विदशा, 2, 10 यानी कि 20, ये तात्पर्य है। यानी 20 संख्या में विद्यमान कोई वस्तु, कहने का ढंग है कि द्विदशा कह के बोल दिया उसको। अब यहाँ पदकृत दिखाया कि संख्यया इति किम। अब संख्यावाची ही नहीं है कोई शब्द, तो हम समास कैसे कर लेंगे? संख्येय में वर्तमान संख्यावाची शब्द है ही नहीं। जैसे ब्राह्मण शब्द है यहाँ पर, तो ब्राह्मण तो संख्यावाची नहीं है, संख्येय तो है। संख्येय है कि नहीं है? गिनने योग्य है कि नहीं है? क्योंकि पंच विशेषण आ ही रहा है पीछे, तो गिनने योग्य ही तो है। तो संख्येय में वर्तमान होते हुए भी संख्या नहीं है ये स्वयं, तो पंच का ब्राह्मण का समास होगा नहीं होगा। प्रारंभ का जो पंच शब्द है वो तो संख्या में आ गया, अधिक संख्या संख्या, ठीक है ना। सुबंत वाले पक्ष में सुबंत का समास होता है, लेकिन सुबंत के साथ ये जो शब्द है यहाँ संख्यावाची होना चाहिए था संख्या में, तो संख्या होते हुए भी संख्यावाची नहीं है। अब सुबंत का समास होता है, वो जो पद गिनाए हैं उन पर प्रश्न उठाया गया। अव्यय, आसन्न, दूर, अधिक संख्या इति किम। अब यहाँ पर उल्टा देखो, वहां हमने ब्राह्मणा को देखा संख्या के रूप में, संख्या वो नहीं थी। यहां देखना है मैं संख्या वाची शब्द प्रारंभ में, या इनमें से कोई भी, जैसे अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक संख्या, इनमें से कोई भी नहीं है ये ब्राह्मण शब्द। और आगे जो पंच शब्द आ रहा है ये संख्या ही है, गिन रहा है ना किसी को। ब्राह्मणा पंच, ब्राह्मण कितने हैं? 5। तो 5 शब्द किसको कह रहा है? 5 संख्या को कह रहा है या ब्राह्मणों को कह रहा है? ब्राह्मणों को। तो संख्या में वर्तमान संख्या तो है आगे, लेकिन प्रारंभ का शब्द अव्यय, आसन आदि में से कोई भी नहीं है। अब संख्या इति किम। अब यहां देखो गहराई से के विंशति जो शब्द आ रहा है इसमें, अधिका विंशतिर गवाम। पहले शब्द का अर्थ देखो क्या है, क्या अर्थ है इसका? अधिका विंशतिर गवाम, गाय हैं बहुत सारी, ठीक है ना। गायें जितनी भी किसी ने बताई हैं, तो उसमें कहा गवाम विंशति ही अधिका, गायों की 20 संख्या अधिक है। अब ये 20 शब्द, विंशति शब्द, ये संख्या को बोल रहा है या संख्येय को बोल रहा है? 20 संख्या अधिक है। अधिका किसका विशेषण है? देखो अधिका किसका विशेषण है? विंशति का। तो केवल संख्या शब्द को ही कह रहा है ये। वो ठीक है कि संख्या गायों की है, लेकिन इसका विधेय गाय नहीं है। विंशति केवल 20 मात्र को कह रहा है, और वो अधिक है। जैसे किसी ने कहा कि हमारे यहाँ पर 100 गायें हैं, अब गिनती की गई, तो गिनती की गई तो निकली वहां पर 120। अब जो गिनने वाला है वो कहेगा आपने गलत बोला था, क्योंकि आपने जो संख्या बताई थी उसमें से 20 संख्या अधिक है, ये संख्या में वर्तमान नहीं है विंशति शब्द। लेकिन प्रारंभ का शब्द अधिक तो आ रहा है, अव्यय, आसन्न, दूर, अधिक, अधिक तो आ गया, लेकिन विंशति शब्द संख्या के रूप में नहीं है, तो अधिका विंशति का समास नहीं होगा। ठीक है ना। अभी ये 2 सूत्र और रह गए, इनको कल देखेंगे। 3 रह गए अभी गौरी समास के, कल ये पाठ पूरा हो जाएगा। अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ
ओ शांति शांति शांति।